हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं पारितोष शर्मा। हम बॉटनी का थर्ड पेपर बायोटेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स को स्टडी कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सीडीएनए लाइब्रेरी के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया था, लेकिन उसका एक पॉइंट हम प्रीवियस लेक्चर में छोड़ दिया था जिसको हमने बहुत शीघ्रतापूर्वक उसको पढ़ा था। तो उसको हम आज दोबारा से समझ लेते हैं कि सीडीएनए लाइब्रेरी की उपयोगिता क्या होती है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंस। जब हमने इतनी मेहनत की कि हमने उल्टा प्रोसेस अपनाते हुए सीडीएनए का निर्माण किया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का निर्माण किया, जबकि क्रिक की जो सेंट्रल डॉगमा थ्योरी थी उसको हमने धत्ता करार दिया। ठीक है ना, यानी जो इस रेट्रोवायरस के समान, जिस प्रकार से रेट्रोवायरस के अंदर टेमिनेंट बाल्टीमोर के द्वारा ये डिस्कवर की गई थी इस फिनोमेना को, और उसको हमने लेबोरेटरी में काम में लिया। लेबोरेटरी में हमने एमआरएनए को एक एज ए टेम्पलेट के तौर पर काम में लिया और उस पर सीडीएनए का निर्माण किया। तो ऐसा हमने किया, इतना सारा काम किया, तो उसके पीछे उसकी कुछ ना कुछ उपयोगिता होगी, और उसी उपयोगिता को लेकर के ही हमने एमआरएनए की ट्रू कॉपीज़ के तौर पर सीडीएनए को, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को तैयार किया। हालांकि हमने उसके बाद में उसको डबल स्टैंडर्ड भी तैयार कर लिया था, लेकिन कई बार तो हमने मोस्टली हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को ही काम में ले लेते हैं सीडीएनए के तौर पर। ठीक, तो इसकी उपयोगिता या इम्पोर्टेंस क्या थी कि सीडीएनए के जीनों की पहचान करना अपेक्षाकृत सरल होता है। देखो, डीएनए से यदि आप जीन्स को पहचान कर रहे हो डीएनए में, तो वो एक टिपिकल प्रोसेस है, लेकिन यदि आप सीडीएनए से यदि आप उपयोगी जीनों की पहचान करना चाह रहे हो तो वो अपेक्षाकृत सरल है। और क्योंकि ये एमआरएनए की तुलना में, कारण क्या होता है कि ये एमआरएनए की तुलना में छोटे होते हैं। ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान यूकैरियोटिक एमआरएनए में इंट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में इनका अभाव होता है। एमआरएनए में क्या होता है, इनका अभाव होता है। ठीक, जीन एक्सप्रेशन के लिए यूकैरियोटिक एमआरएनए से इंट्रॉन्स, यानी कहने का मतलब नॉन कोडिंग रीजन्स को काट करके अलग किया जाता है, और उसके लिए अलग करने के लिए कल मैंने एक प्रोसेस बताई थी आपको, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस, जो कि स्प्लाइसियोसोम्स के द्वारा होती है। और इसको सबसे पहले स्नरिप नामक एक नर्स ने खोजा था। ठीक है ना, स्नरिप नामक एक नर्स ने खोजा था, और इस व्यवस्था के द्वारा कई यूकैरियोटिक जीन्स जैसे इंटरफेरॉन, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स और की क्लोनिंग की करवाई गई है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की क्लोनिंग करवाई गई है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है। वो है, जैसे सीडीएनए लाइब्रेरी था, इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा जीनोमिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? जीनोमिक लाइब्रेरी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जीनोम किसे कहते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले तो हम बात करते हैं भैया जीनोम किसे कहते हैं। ठीक है ना, जीनोम, ये शब्द कई बार आ चुका है, लेकिन कभी हमने ध्यान नहीं दिया जीनोम क्या होता है भैया। संजीन। ठीक है ना, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संजीन। तो जीनोम का मतलब होता है किसी भी जीव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों का अगणित समुच्चय। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड जीनोम। क्या परफेक्ट इसकी शॉर्ट टर्म क्या निकल के आई? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है ना, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और उसका भी क्या? केवल एक सिंगल सेट। ठीक है ना, उसका भी क्या भैया? एक सिंगल सेट क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। ठीक है ना, एक सिंगल सेट क्या कहलाएगा भैया? जीनोम कहलाएगा। ओके, तो जीनोम का मतलब होता है कि किसी भी जीव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय जीनोम कहलाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं भैया, आगे चलते हैं। ठीक, किसी जीव के संपूर्ण डीएनए की क्लोनिंग सेगमेंट के पूर्ण सेट को, ठीक है ना, किसी सजीव के संपूर्ण डीएनए के क्लोनिंग सेट। ठीक है ना, किसी जीव के संपूर्ण डीएनए के क्लोनिंग सेगमेंट, इसको लिख लेते हैं, किसी जीव के संपूर्ण डीएनए के क्लोनिंग सेगमेंट
क्लोनिंग सेगमेंट के पूर्ण सेट को, क्लोनिंग सेगमेंट के किसी जीव के संपूर्ण डीएनए के क्लोनिंग सेगमेंट के पूर्ण सेट को जीनोमिक लाइब्रेरी कहा जाता है। पूर्ण सेट को जीनोमिक लाइब्रेरी कहा जाता है, ठीक है ना, जीनोमिक लाइब्रेरी कहा जाता है किसी जीव में पाए जाने वाले अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को, ठीक है ना, अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को। एक बार और लिख देते हैं इसको भैया, अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को, समुच्चय का मतलब होता है सेट, समुच्चय का मतलब क्या होता है, सेट, ठीक है ना। अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं भैया, समुच्चय को जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, जीनोम कहते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भैया अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को जीनोम कहते हैं, ठीक है ना। जीनोम की क्लोनिंग करने पर क्लोनों का जो संग्रह बनता है उसे जीनोम लाइब्रेरी कहते हैं, ठीक है ना। जीनोम की क्लोनिंग करने पर जीनोम की क्लोनिंग करने पर क्लोनों का जो संग्रह बनता है, ठीक है ना, क्लोनों का जो संग्रह बनता है उसे जीनोम लाइब्रेरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, उसे जीनोम लाइब्रेरी कहते हैं, ठीक है ना, जीनोम लाइब्रेरी कहते हैं। अब हम बात करते हैं भैया कि ये जो जीनोम लाइब्रेरी होती है इसका, देखो जीनोम लाइब्रेरी भी, ये भी सीडीएनए लाइब्रेरी की तरह इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, बल्कि जीनोम लाइब्रेरी का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि देखो ये बायोटेक्नोलॉजी में इन दोनों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि हमने जब सीडीएनए तैयार किया तो किसी ने इस बात को नहीं सोचा होगा कि सीडीएनए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, ठीक है ना। और उसकी उपयोगिता देखो कि सीडीएनए की हमने उपयोगिता क्या देखी कि हम वांछित जीनों की पहचान सीडीएनए से ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं बजाय डीएनए की तुलना में, ठीक। और दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि उसके द्वारा जीन एक्सप्रेशन का जो पॉइंट था उसके द्वारा हमने ये देखा कि यूकैरियोटिक जो जीन होते हैं इस व्यवस्था के द्वारा सीडीएनए लाइब्रेरी के निर्माण के द्वारा यूकैरियोटिक जीन्स जैसे इंटरफेरॉन बनाने वाले, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स बनाने वाले, इनको हमने आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में तैयार कर लिया। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल हो गया तैयार, ठीक है ना। ये हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ सीडीएनए लाइब्रेरी का निर्माण करना। तो इसी प्रकार से यदि हम जीनोमिक लाइब्रेरी की बात करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, इसी प्रकार से जीनोमिक लाइब्रेरी का भी बहुत ज़्यादा महत्व होगा। ओके, तो हमने ये देखा कि जीनोम की क्लोनिंग करने पर जो क्लोनों का संग्रह बनता है वह जीनोम लाइब्रेरी कहलाता है। और इस प्रकार से जब हमने ये देखा कि सीडीएनए का जैसे रेट्रोवायरस में एक नेगेटिव रोल देखने को मिलता है, उसके बावजूद भी जब हमने सीडीएनए का हमारी बायोटेक्नोलॉजी में इसका इम्पोर्टेंस देखा तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल निकल करके आया। वांछित जीनों की पहचान करना अपेक्षाकृत डीएनए की तुलना में सरल था, ठीक। और स्प्लाइसिंग की क्रिया के बाद हमने ये देखा कि यूकैरियोटिक एमआरएनए जो होता है, यूकैरियोटिक एमआरएनए अपने जनक डीएनए की तुलना में छोटा होता है, क्योंकि उसमें स्प्लाइसिंग की क्रिया के द्वारा नॉन कोडिंग रीजन से इंट्रॉन्स को काट करके हटा दिया जाता है, जिसे सबसे पहले स्नरिप नामक एक महिला के द्वारा, स्नरिप नामक एक नर्स के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। ओके, तो इसमें हम आगे देखते हैं कि इसकी उपयोगिता को काम में लेते हुए ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स तैयार किए गए, इंटरफेरॉन्स तैयार किए गए, और आगे हम देखते हैं कि हमारी जीनोमिक लाइब्रेरी में भी कुछ ऐसा ही होने
होने वाला है, जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो इसमें हम देखते हैं कि जीनोमिक लाइब्रेरी में कि जीनोम को हमने समझ लिया, जीनोम क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, किसी भी जीव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय जीनोम कहलाता है। और किसी जीव के संपूर्ण डीएनए की क्लोनिंग के संपूर्ण सेट को जीनोम लाइब्रेरी कहते हैं, ठीक है ना, जीनोम लाइब्रेरी कहते हैं। जीनोम की क्लोनिंग करने पर क्लोनों का जो संग्रह बनता है वह जीनोम लाइब्रेरी कहलाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं भैया कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जीनोम लाइब्रेरी का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है जब तक बायोटेक्नोलॉजी की ये दोनों यूनिट्स कंप्लीट नहीं हो जाती। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम जीनोमिक लाइब्रेरी को कंप्लीट कर पाएंगे। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जीनोम लाइब्रेरी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस लाइब्रेरी के निर्माण हेतु जीनोम लाइब्रेरी के निर्माण हेतु किसी जीव के संपूर्ण जीनोम का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट निकल करके आता है, पहला पॉइंट हमारे पास निकल करके आता है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जीनोम लाइब्रेरी का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है ना। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का जीनोम लाइब्रेरी के अंदर आरडीएनए टेक्नोलॉजी का जीनोम लाइब्रेरी में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है ना। जीनोम लाइब्रेरी के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण योगदान है। जीनोम लाइब्रेरी के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है आरडीएनए टेक्नोलॉजी का। ठीक, पहला पॉइंट ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको जीनोम लाइब्रेरी के निर्माण के लिए किसी जीव के संपूर्ण जीनोम का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है ना। जीनोम लाइब्रेरी के निर्माण के लिए किसी जीव के संपूर्ण जीनोम का निष्कर्षण किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है ना, यानी उसको अलग किया जाता है। संपूर्ण जीनोम का निष्कर्षण किया जाता है, संपूर्ण जीनोम को निकाला जाता है। उसके बाद जीनोम को मैकेनिकली, है ना, यांत्रिक तरीके से या फिर एंजाइमेटिक तरीके से इच्छित माप के टुकड़ों में काट लिया जाता है, ठीक है ना जी। उसके बाद हम जीनोम को क्या करेंगे, जीनोम को यांत्रिक या एंजाइमेटिक तरीके से, यांत्रिक व एंजाइमी विधि के द्वारा इच्छित माप के टुकड़ों में काट लिया जाता है, इच्छित माप के खंडों में काट लिए जाते हैं, ठीक है ना, खंडों में काट लिया जाता है। और यही जो इच्छित माप के खंड होंगे उनको हम दो टर्म इसके लिए पढ़ेंगे, आरएफएलपी और आरएपीडी, ठीक है ना। आपको देखो, एक तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी में मानता हूँ कि टफेस्ट है, लेकिन एक एक कंसेप्ट को मेरे जितना क्लियर कर पा रहा हूँ उसको आपको क्लियर कर रहा हूँ। इसका बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सट्रैक्शन निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जैक्ट एक्सट्रैक्शन आपको निकाल के दिया जा रहा है। और इसके बाद आपको कहीं पर भी चले जाना, बायोटेक्नोलॉजी के किसी भी कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यदि किताब से पढ़ोगे तो आपको किताब में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्ट किताब को एक बार थोरोली पढ़ लो, ठीक है ना, किताब को बिना सोचे समझे एक बार थोरोली पढ़ लो। उसके बाद आपको आज कोशिश की जाएगी कि हम अपने नोट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करवा दें, तो नोट्स जैसे ही आपको उपलब्ध हो जाएंगे तो आपको वो दिक्कत भी समाप्त हो जाएगी। उसके नोट्स की आप कॉपीज़ निकाल करके फिर आप अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा गति प्रदान कर पाओगे, ठीक है ना। तो आरएफएलपी और आरएपीडी ये दो टर्म आती है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म और रैंडम एम्पलीफाइड लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, आरएपीडी और आरएफएलपी, ठीक है ना। इनके भी बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं। ये इच्छित माप के जो खंड होते हैं ना, इनको हम नाम देते हैं आरएफएलपी, ठीक है ना। क्या नाम देते हैं, आरएफएलपी। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ शॉर्ट में, ये अभी इर्रिलेवेंट टॉपिक है इसलिए इसको हटा देंगे। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना, ये इच्छित माप के खंड होते हैं, ठीक है ना। इसी को हमको आगे चल के पढ़ना भी है, तो आरएफएलपी के बारे में पढ़ेंगे। तो इच्छित जीनोम को अलग करने के बाद क्या करेंगे, यांत्रिक, मैकेनिकली या एंजाइमेटिक मेथड के द्वारा इच्छित माप के खंडों में काट लिया जाएगा, इच्छित माप के खंडों में इनको अलग कर लिया जाएगा। इन
खंडों को एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा अलग करके सूटेबल वेक्टर्स के साथ समाकलित किया जाता है। ठीक है ना। इन खंडों को, अगला पॉइंट आता है हमारा कि इन खंडों को एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा अलग करके सूटेबल वेक्टर्स के साथ समाकलित किया जाता है। सूटेबल वेक्टर्स के साथ समाकलित किया जाता है। ठीक है ना। सूटेबल वेक्टर्स के साथ समाकलित किया जाता है। ठीक। और सूटेबल वेक्टर्स के साथ समाकलित करने के बाद परपोसी में प्रवेश करवा करके इनके क्लोन बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तथा परपोसी में प्रवेश करवा करके, इसको भी लिख देते हैं फटाफट से, तथा परपोसी में प्रवेश करवा कर क्लोन बनाए जाते हैं। ठीक है ना। क्लोन बनाए जाते हैं। ओके। ठीक। अब हम देखते हैं भैया कि ये एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि है ना, ये हमारे पहले भी आ चुकी है प्रीवियस लेक्चर्स में। एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में कुछ नहीं है। ठीक। इसमें क्या होगा कि एक नाइट्रोसेल्यूलोज का फिल्टर पेपर होता है जो कि 2 मेम्ब्रेन्स के द्वारा उसको चिपका कर रखा जाता है, और नीचे उसका सॉल्यूशन होता है डीएनए सेगमेंट्स का, और वो डीएनए सेगमेंट्स के सॉल्यूशन होते हैं। ये उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी को रन करवाते हैं तो वो अपने किलो बेस पेयर के हिसाब से नाइट्रोसेल्यूलोज के फिल्टर पेपर के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, जिनको हम इथीडियम ब्रोमाइड के द्वारा, ठीक है ना, इथीडियम ब्रोमाइड या और भी कई हम काम में लेते हैं स्टेनिंग एजेंट, उनके द्वारा स्टेन करके अलग अलग करके काट लिया जाता है, और उनकी फिर हम कंप्यूटर के अंदर एक प्रकार से चिप तैयार कर सकते हैं, या फिर उनकी कंप्यूटर में उनकी स्टडी कर सकते हैं, अलग अलग किलो बेस पेयर्स के उनके ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जीनोमिक लाइब्रेरी तैयार करना, ये हमारी आगे चलकर जीनोमिक लाइब्रेरी की जो एडवांस जो ब्रांच है वो जीनोमिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगी भैया? ये जीनोमिक लाइब्रेरी वाली ब्रांच आगे चल कर के जीनोमिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। आज ये 2 ब्रांच जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स, यानी जीनोम का अध्ययन करना और प्रोटीन का अध्ययन करना, ये बहुत ज़्यादा एडवांस ब्रांच हैं। यानी कंप्यूटर को एनेबल्ड करके, कंप्यूटर के को भी रोल में लिया गया, और कंप्यूटर को एनेबल्ड करके कंप्यूटर के अंदर हम अपने जीन्स का डाटा चढ़ा करके, प्रोटीन के डाटा को चढ़ा करके, और हम अपनी प्रोटियोमिक्स और जीनोमिक्स ब्रांच को आज उपयोग कर रहे हैं हमारी मेडिकल साइंस में, और नई नई चीज़ों के डिस्कवरी करने में, नई नई बातों को खोजने के लिए आज हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक। ओके। ताकि हम किसी भी प्रकार की जेनेटिकली डिसऑर्डर बीमारी का इलाज खोज सकें, हार्मोन्स का, ठीक है ना, और दर्द निवारक औषधियों का, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का, और नई नई चीज़ों का पता लगा सकें। इसलिए प्रोटियोमिक्स और जीनोमिक्स भी एक सबसे एडवांस ब्रांचेज में आज इसकी गणना होती है, और इन दोनों का अध्ययन, प्रोटियोमिक्स और जीनोमिक्स का जिसमें अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच का नाम होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भैया, परपोसी कोशिका में प्रवेश करवा दिया आपने। ठीक। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का जीनोम लाइब्रेरी में महत्वपूर्ण योगदान था। एक बार रिपीट कर लेते हैं। संपूर्ण जीनोम का निष्कर्षण करना होता है। किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम का निष्कर्षण करने के पश्चात ही हम जीनोम लाइब्रेरी को तैयार कर सकते हैं। जीनोम को अलग करने के बाद यांत्रिक और एंजाइमी तरीके से, यानी एंजाइमेटिकली या मैकेनिकली तरीके से, ठीक, एंजाइम्स के द्वारा या तो उसके टुकड़े कर लेंगे, या फिर मैकेनिकली फोर्स के द्वारा हम टुकड़े करेंगे। मैकेनिकली फोर्स के द्वारा टुकड़े करना बहुत ज़्यादा हरक्यूलियन टास्क हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ हमको कोशिका ही नहीं दिखाई दे रही, केंद्रक नहीं दिखाई दे रहा, और हम तो उसके अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि डीएनए खंडों को काटने की बात कर रहे हैं, तो मैकेनिकली फोर्स तरीके से काटना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है। तो एंजाइमी तरीके से काटना सिंपल कार्य है। एंजाइमी विधि के द्वारा इच्छित माप के खंडों में काट लिया जाता है। इन इच्छित माप के खंडों को एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की विधि के द्वारा अलग करके सूटेबल वेक्टर्स के साथ समाकलित किया जाता है। ठीक है ना। इच्छित माप के खंडों को एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा अलग करके सूटेबल वेक्टर्स के साथ समाकलित किया जाता है, तथा परपोसी में प्रवेश करवा करके इनके क्लोन बनाए जाते हैं। परपोसी में प्रवेश करवा करके इनके क्लोन बनाए जाते हैं। ठीक है ना। अब क्लोनिंग के लिए
क्लोनिंग किए गए डीएनए सेगमेंट्स में से वांछित जीनों को जीन एक्सप्रेशन के द्वारा पहचान कर उनका भावी उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्लोन्ड जो हमारे क्लोनिंग किए गए डीएनए सेगमेंट हैं, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट क्या आएगा, क्लोन्ड डीएनए सेगमेंट। क्लोन्ड डीएनए सेगमेंट क्लोन्ड डीएनए सेगमेंट में से वांछित जीनों को जीन एक्सप्रेशन के द्वारा पहचान कर ठीक है ना, उनका भावी उपयोग किया जाता है, फर्दर उनका यूज़ किया जाएगा, भावी उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, भावी उपयोग किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं भैया कि जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण कैसे होगा। तो हेडिंग डालते हैं हम अपना अगला, जीनोम लाइब्रेरी का निर्माण, ठीक है ना। अगला हेडिंग डालते हैं भैया हम, जीनोम लाइब्रेरी का निर्माण। जीनोम लाइब्रेरी का निर्माण, ठीक है ना। अगला हेडिंग आता है हमारा जीनोम लाइब्रेरी का निर्माण, यानी किस प्रकार से हम जीनोम लाइब्रेरी के स्टेप्स कौन कौन से होंगे, ठीक है ना, स्टेप्स कौन कौन से होंगे, किस प्रकार से हम जीनोम लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे। तो जीनोम लाइब्रेरी का निर्माण अगुणित गुणसूत्रों, पहला पॉइंट तो ये आता है कि जीनोम लाइब्रेरी का निर्माण अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय से किया जाता है, ठीक है ना। ये हमने पहले भी देखा कि जीनोम लाइब्रेरी का निर्माण करने के लिए गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय हमारे पास में होना चाहिए, गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय हमारे पास में होना चाहिए, ठीक। इस यानी जीन अगुणित समुच्चय से मतलब यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं, हम जीनोम कहते हैं। तो जीनोम लाइब्रेरी, जब नाम ही इसका जीनोम लाइब्रेरी, तो हम सबसे पहले किसी जीव के जीनोम को क्या करेंगे, अलग करेंगे, ठीक है ना। अगुणित सेट को उसे किया जाता है। इस लाइब्रेरी के निर्माण के लिए शॉटगन क्लोनिंग विधि काम में ली जाती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट जो हमारे पास में, पहला पॉइंट तो ये आता है कि जीनोम काम में लिया जाएगा। फिर इस लाइब्रेरी के निर्माण के लिए हम शॉटगन, ठीक है ना, शॉटगन GUN, ठीक है ना, शॉटगन, ठीक है ना, शॉटगन क्लोनिंग विधि काम में ली जाती है, शॉटगन क्लोनिंग विधि काम में ली जाती है, ठीक है ना। शॉटगन क्लोनिंग विधि का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास में माइक्रो प्रोजेक्टाइल है, शॉटगन है, ये जीन ट्रांसफ़र करने की कई आर्टिफिशियल विधियां हैं। तो इसमें कौन सी काम में लेंगे हम, शॉटगन क्लोनिंग विधि काम में ली जाती है। इस विधि के अंतर्गत किसी जीव के डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा उपचारित करके, यानी उनके ऊपर क्या डाल देंगे हम, उपचारित, ट्रीटेड करने का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स डाल देंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उपचारित करके इच्छित माप के डीएनए खंड प्राप्त किए जाते हैं, जिनको वाहक के साथ समाकलित करके क्लोनिंग करवाई जाती है, ठीक। जिनको वाहक के साथ समाकलित करके क्लोनिंग करवाई जाती है, जीनों की मदद से और क्लोनिंग करवाई जाती है। इन जीनों की मदद से ट्रांसजेनिक जीव प्राप्त किए जाते हैं, ठीक, अब इसके निम्न स्टेप्स आते हैं, ठीक है ना। इसके हम जीनोमिक लाइब्रेरी के निर्माण के चरण देखते हैं कि जीनोमिक लाइब्रेरी के निर्माण के कौन कौन से चरण होंगे। पहला होगा जीनोमिक डीएनए का निष्कर्षण। पहला स्टेप कौन सा होगा, जीनोमिक डीएनए का निष्कर्षण, ठीक है ना, जीनोमिक डीएनए का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ जीनोमिक डीएनए। दूसरा स्टेप आएगा हमारे पास में निष्कर्षित डीएनए का विदलन, क्लीवेज ऑफ एक्सट्रैक्टेड डीएनए, निष्कर्षित डीएनए का विदलन,
निष्कर्षित डीएनए का विदलन, ठीक है ना, क्लीवेज ऑफ एक्सट्रैक्टेड डीएनए। फिर तीसरा स्टेप होगा विदलित खंडों यानी काटे गए खंडों में से क्लोनिंग के लिए उपयुक्त खंडों का पृथक्करण। विदलित खंडों में से यानी विदलित खंडों का मतलब काटे गए खंडों में से। विदलित खंडों में से क्लोनिंग के लिए उपयुक्त खंडों का पृथक्करण। विदलित खंडों में से क्लोनिंग के लिए उपयुक्त खंडों का पृथक्करण, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है पृथक्कृत उपयुक्त खंडों की क्लोनिंग। अगला स्टेप कौन सा आएगा? पृथक्कृत उपयुक्त खंडों की क्लोनिंग। आइसोलेटेड पृथक्कृत उपयुक्त खंडों की क्लोनिंग। पृथक्कृत उपयुक्त खंडों की क्लोनिंग, ठीक है ना, पृथक्कृत उपयुक्त खंडों की क्लोनिंग। और फिर आता है हमारा पांचवा स्टेप वांछित डीएनए खंडों की पहचान। वांछित डीएनए खंडों की पहचान। वांछित डीएनए खंडों की पहचान करना। वांछित डीएनए खंडों की पहचान। अब वांछित डीएनए खंडों की पहचान हो गई। अब वांछित डीएनए खंडों की पहचान के बाद छठा स्टेप आएगा हमारे पास में वांछित डीएनए खंडों की पहचान। और वांछित डीएनए खंडों की पहचान करने के बाद उनमें जो मौजूद वांछित जीन्स हैं उनका पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विधि के द्वारा प्रवर्धन। तो वांछित जीनों का पीसीआर विधि द्वारा प्रवर्धन। वांछित जीनों का पीसीआर विधि द्वारा पीसीआर विधि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि कैरीमोलस के द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी। और इसके अंदर हम याद करो एक थर्मोस्टेबल एंजाइम काम में लेते हैं टेक पॉलीमरेज, जो कि थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। और इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, इस विधि को हम आगे पढ़ेंगे कि वांछित जीनों का पीसीआर विधि द्वारा प्रवर्धन यानी उनको क्या करेंगे, हम ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करेंगे अब वांछित चीज़ों को, ठीक है ना। वांछित चीज़ें हमने प्राप्त कर ली, अब उनका एम्प्लीफिकेशन करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे जीनोमिक लाइब्रेरी के 6 स्टेप्स होंगे। और इन स्टेप्स को हम एक एक करके हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं और इसी प्रकार से आप स्टडी करते रहिए कंटिन्यूसली और जल्दी आपको नोट्स भी अपलोड करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।